बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 11 मई 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी को बता दूं कि इस श्रृंखला के जितने भी पीडीएफ फाइल हैं वो सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहीं पर आपको ये तमाम पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी कि एनजीटी की तरफ से बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो कि मुख्य रूप से यहाँ पे कारण भी दिया गया कि ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के परिणाम स्वरूप ये जुर्माना लगाया गया है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था, आपको बताया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हमारी टीम के माध्यम से फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराया गया था। निश्चित तौर पर इस तरह के पोस्ट में बहुत सारी जानकारियां छुपी हुई होती है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकता है। इस तरह के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अप्रैल 2023 यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मासिक करंट अफेयर्स की। तो मासिक करंट अफेयर्स की जो हमारा क्लास चलता है, जो एपिसोड आता है, इसका 40वां एपिसोड अप्रैल 2023 का मंथली करंट अफेयर्स 2023 वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट में चैनल पर अपलोड है। आप वहां पर जाइए, निश्चित तौर पर देखने से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। पहले प्रश्न पे जाने से पहले हमने पिछले वीडियो के प्रश्न संख्या 8 को यहाँ पर शामिल किया है। दरअसल पिछला वीडियो जो चैनल पर आपने देखा था करंट अफेयर्स का, प्रश्न संख्या 8 में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी, जिस वजह से हमने यहाँ पर इसे शामिल किया है। ये प्रश्न था कि हाल ही में 6 मई 2023 को ब्रिटेन के नए राजा के रूप में किनका राज्याभिषेक किया गया। हालांकि इसका जो राइट आंसर होगा, जो मैंने आपको बतलाया था, यह था किंग्स चार्ल्स तृतीय, जो कि सही है। लेकिन यहाँ पर गलती ये हो गया था कि 6 मई 2023 एक्चुअली में होना चाहिए, लेकिन हमने आपको 6 जून 2023 बता दिया। तो इस चीज को ध्यान रखिए। आप लोग अगर जो नोट तैयार कर चुके हैं तो आपको ध्यान रखना ये 6 मई 2023 होगा। सुधार कीजिएगा, 6 मई 2023 को ब्रिटेन के नए राजा के रूप में किंग्स चार्ल्स तृतीय का भी राज्याभिषेक किया गया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें, जो नवीनतम रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में पूरे भारत में बिहार दूसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि देश के सभी राज्यों में मरीजों को दवा उपलब्ध कराने की निगरानी स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाती है। दरअसल आपको ध्यान रखना कि इसके तहत ड्रग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पर मरीजों को मिल रही दवाओं की सूची को तैयार किया जाता है। जो भी सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं, जो अस्पताल होते हैं, जहां पर मरीजों को जो दवाई दिया जाता है, इसका सारा का सारा ब्यौरा रखा जाता है। तो इसी आधार पर यह प्रश्न भी बना है, जो कि हाल ही के दिनों में एक चर्चे का विषय भी रहा है। ध्यान रखेंगे, अभी जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट की बात करें कि हालिया रिपोर्ट की बात करें, तो हालिया रिपोर्ट के आधार पर मरीजों को मुफ्त दवा मुहैया कराने में जो बिहार का स्थान है, ये देश भर में दूसरा है। लेकिन पहले स्थान की बात करें तो इस मामले में पहले स्थान पर राजस्थान है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। जो खास करके राज्यों की रैंकिंग वाले प्रश्न होते हैं, वो मूल रूप से स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट आई, तो इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 66.94% और राजस्थान में 76.02% मरीजों को मुफ्त दवाएं मिलती है। तो ये जो एग्जैक्ट डेटा है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। तो ये दूसरा प्रश्न है कि जुलाई 2023 में मनामा, बहरीन में होने वाले FIVB वॉलीबॉल मेंस अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बिहार से या फिर बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है। तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बिहार के लिए एक गौरव की बात है कि बिहार से किसी खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है। दरअसल इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बिहार से
3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है राष्ट्रीय टीम के लिए। और इसके तहत आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा अनुज कुमार सिंह, सुशांत कुमार और राजीव रंजन सिंह, यानी कि 3 विकल्प बी, सी और डी यहाँ पर सही है। और फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो पहला पॉइंट है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से प्रशिक्षित हुए बिहार के 3 वॉलीबॉल खिलाड़ी, जिनमें कि अनुज कुमार सिंह, सुशांत कुमार और राजीव रंजन सिंह का चयन 2023 तक मनामा, जो कि बहरीन की राजधानी है, तो मनामा बहरीन में होने वाले FIVB वॉलीबॉल मेंस अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में हुआ है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना कि 6 से 16 जुलाई 2023 तक मनामा बहरीन में इसका आयोजन होगा और इसी के लिए राष्ट्रीय टीम में बिहार के इन 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। निश्चित तौर पर बिहार से संबंधित जो खेल और खिलाड़ियों वाले प्रश्न होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं यहाँ पर अब तक 2023 में अब तक खेल और खिलाड़ियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं जो मूल रूप से इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो लाया जाएगा अगर आप लोग बोलेंगे तब। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आए। लेकिन यहाँ पर हम प्रश्न पे आते हैं, बात करें हम अगले पॉइंट की, तो इसमें हमारा अगला पॉइंट बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से संबंधित है। हालांकि इसको लेकर हमने जानकारी आपके साथ साझा किया था इसी सीरीज में। दरअसल यहाँ पर पुनः आपको बता दूं कि खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध बिहार सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया। दरअसल आपको यहाँ से इस बात का ध्यान रखना है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को जो एक स्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता मिला 25 मार्च 2023 को, तो इसके बाद से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार से संबंधित खेल और खिलाड़ियों के जो संबंधित जो फैसले होंगे उसे लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। मतलब किसी और पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। खेल और खिलाड़ियों से संबंधित जो भी मतलब घोषणाएं होंगी, जो भी फैसला होगी, वो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना। मूल रूप से इसे जो संस्था को एक स्वायत्त संस्था के रूप में जो मान्यता मिला ये 25 मार्च 2023 को मिला, इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं पर अगले पॉइंट की बात करें, वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, तो रविंद्रन शंकरन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के लोगो को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका लोगो है। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात हो रही थी FIVB की। तो इसे फ्रेंच में कहा जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, अर्थात इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन। और इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1947 में पेरिस फ्रांस में, जबकि मुख्यालय जो इसका वर्तमान में ये लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलते हम अगले प्रश्न पे। अगला तीसरा प्रश्न है कि 4 से 7 मई 2023 तक बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में किसने बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया है। ये भी खेल से ही संबंधित है। बात करें यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो स्वर्ण पदक यहाँ पे पूछा गया कि डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में बिहार को किसने स्वर्ण पदक दिलाया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीपक कुमार। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो पहला पॉइंट है कि हाल ही में 4 मई से 7 मई 2023 तक बेंगलोर कर्नाटक में 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। आपको ध्यान रखना ये 5वां संस्करण था जिसका आयोजन अभी हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में 4 से 7 मई 2023 तक किया गया। बात करें यहाँ पर डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में दीपक कुमार की, तो दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें, यही यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। हालांकि इसके अतिरिक्त बात करें तो इसके अतिरिक्त डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में ही बिहार की अर्चना कुमारी ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल, और इसके अतिरिक्त हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल बिहार को दिलाया है। तो ये तीनों खिलाड़ियों से संबंधित जो इन्हें पुरस्कार मिला, जो सम्मान या फिर जो पदक मिला, ये ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये अगला प्रश्न है कि हाल ही में लिखित पुस्तक या फिर आत्मकथा माई लाइफ एज ए कॉमरेड का संबंध निम्न में से किससे है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसका संबंध है के शैलजा से, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और आपको ध्यान रखना है के शैलजा जो कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने पत्रकार मंजू सारा राजन के साथ मिलकर अपनी एक किताब माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है। यानी कि ये जो किताब संबंधित है ये के शैलजा से संबंधित है। इसके लेखक की बात करें तो खुद इस किताब को इन्होंने लिखा, लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पत्रकार मंजू सारा राजन के साथ मिलकर इस किताब को इन्होंने लिखी है। अगले कुछ पॉइंट में इस किताब के बारे में यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई कि यह के शैलजा की आत्मकथात्मक कृति है जो कि दिल्ली स्थित पब्लिशिंग हाउस जगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इस पुस्तक में के सैलजा ने अपने जीवन के उस दौर के बारे में लिखा है जो मालाबार में एक छोटी सी बस्ती से शुरू हुआ और अंततः उन्हें राज्य सरकार में कैबिनेट पद तक ले गया। यानी कि जो यहाँ पर हमने चर्चा किया के सैलजा की, तो ये केरल की रहने वाली है और आपको ध्यान रखना केरल के मालाबार में इनका जन्म हुआ था और जन्म से लेकर और केरल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनने तक का जो सफर है इनका, इसका पूरा का पूरा वर्णन इस किताब में किया गया है। क्योंकि बात हो रही पुस्तकों की, तो ऐसे में एक अहम जानकारी हमने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से संबंधित ऐड किया है। हालांकि हमने कई बार आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता क्या है, लेकिन उससे भी अतिरिक्त यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट ये शामिल किया है कि 2022 में यह अवार्ड किन्हें मिला। तो आपको ध्यान रखना, आप यहाँ पर जो तस्वीर में देख रहे हैं यह है गीतांजलि श्री, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। ये हिंदी की उपन्यासकार है। आपको ध्यान रखना है 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था उनके उपन्यास रेत की समाधि के लिए। आपको ध्यान रखना, रेत की समाधि अर्थात टॉम ऑफ सैंड के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से पिछले वर्ष सम्मानित किया गया और मूल रूप से वे उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। फिलहाल ये चीजें ध्यान रखें। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले जो 2022 में कुछ प्रमुख लिखित पुस्तक और उनके जो लेखक हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चुनिंदे बुक और उनके लेखक हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आपको ध्यान रखना, नाउ योर ब्रीथ की जो लेखिका ये है राखी कपूर। द हीरो ऑफ टाइगर हिल के लेखक है कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। कश्मीर 370 के साथ और बाद इसके लेखक जितेंद्र दीक्षित। हे राम टू जय श्री राम आनंद वर्धन सिंह। और अगला है टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि। इसकी लेखिका है गीतांजलि श्री। इसी के लिए 2022 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। आप यहाँ पर इस बुक के कवर पेज को देख सकते हैं। अगला हमारा है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इसके लेखक नवदीप सिंह गिल। बिरसा मुंडा जनजाति नायक धर्मेंद्र प्रधान इसके लेखक हैं। हाउ टू लिव योर लाइफ इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है। ये 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो हाल ही में मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि रेड बुल के ड्राइवर विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टेपन ने हाल ही में मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर बात करें उप विजेता की, तो उन्होंने अपने रेड बुल टीम के साथ ही सर्जियो पेरेज को हराकर यह मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया। यानी कि जो सर्जियो पेरेज हैं वो भी रेड बुल के ही ड्राइवर हैं, तो इन्हें हराकर अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टेपन ने पहला स्थान हासिल किया। देखिए, इस तरह के प्रश्न कई बार हमने आपको बताया है, लेकिन समय के साथ ये सारे प्रश्न पुराने भी होते हैं क्योंकि यहाँ पर नया विजेता घोषित होता है, लेकिन उसको मूल रूप से हमने एक जगह आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। खास करके 2023 की बात करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब तक 2023 में जो भी ग्रैंड प्रिक्स आयोजित हुआ है उसे हमने एकदम क्रम से लिखा है। हालांकि कुछ और भी आयोजित होने वाले हैं, लेकिन अब तक का जो डेटा है वो हमने यहाँ पर आपके साथ शामिल किया है। जैसे कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये मैक्स वर्स्टेपन ने अपने नाम किया था। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने अपने नाम किया, और उसके बाद आयोजित हुआ ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, इसे भी मैक्स वर्स्टेपन ने अपने नाम किया। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने, मियामी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन जो कि रेड बुल के हैं इन्होंने अपने नाम किया। अभी हाल ही में आयोजित होने वाले हैं इमिलिया रोमेग्रा ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। इसके बाद और भी पूरी की पूरी बहुत लंबी एक लिस्ट है जो कि यहाँ पर समय के साथ मैं आपको जरूर अपडेट कराऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो अब तक का जो डेटा है आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हालांकि इसका पीडीएफ फाइल जो आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे, वहां पर ये तमाम चीजें निहित होगी। पीडीएफ के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलते अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 6वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो प्रोजेक्ट संजय संबंधित है भारतीय सेना से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इनसे संबंधित जानकारी दे दूं कि हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध भारतीय सेना से। दरअसल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे के अनुसार प्रोजेक्ट संजय के जरिए सेना की निगरानी करने वाले सिस्टम को और भी हाईटेक बनाया जाएगा। अर्थात प्रोजेक्ट संजय ही सेना की आंख, नाक और कान साबित होगा। दरअसल इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जिससे सेना ज्यादा हाईटेक होगी, आत्मनिर्भर बनेगी और जंग लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। यानी कि इस प्रोजेक्ट संजय का जो उद्देश्य है, जिसको लेकर इसे लाया गया है, इसके माध्यम से जो सेना में अब तक जो भी निगरानी करने वाले सिस्टम है उसे दुरुस्त किया जाएगा। जो मौजूदा स्थिति है इसमें सुधार करके इसे उत्कृष्ट बनाया जाएगा। इसी को लेकर ये प्रोजेक्ट लाया गया है, जो कि संबंधित है भारतीय सेना से। और इसके तहत मैदानी, रेगिस्तानी
और पर्वतीय क्षेत्रों में बैटल सर्विलांस सिस्टम यानी कि BSS लाया जाएगा, जो कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम होगा जो कम्युनिकेशन को पहले से बेहतर बनाएगा। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी बातें जो संबंधित है, ये प्रोजेक्ट संजय से संबंधित है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये संबंधित है भारतीय सेना से। भारतीय सेना द्वारा ये लाया गया एक प्रोजेक्ट है। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना प्रमुखों के बारे में भी जानकारी आपको ध्यान रखना है। इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में थल सेना प्रमुख अर्थात जनरल है मनोज पांडे, जबकि बात करें अगले पॉइंट में वायुसेना प्रमुख जिसे कि एयर मार्शल कहा जाता है, तो मौजूदा समय में एयर मार्शल है VR चौधरी अर्थात विवेक राम चौधरी। अगला पॉइंट है नौसेना प्रमुख अर्थात एडमिरल R हरि कुमार है। जबकि हम बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो मौजूदा समय में भारत के द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। हालांकि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत। हमने आपको जानकारी दिया था कि 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हवाई दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। कुल मिला के 14 लोग इस पे सवार थे। इस विमान का नाम था MI-17 V5। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। MI-17 V5 इस विमान का नाम था। इस पर 14 लोग, इनकी पत्नी सवार थे, जो कि आपको ध्यान रखना, सभी लोग यहाँ पर दुर्घटना में मारी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विमान का नाम भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि मौजूदा समय में जो जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, ये क्रम में द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। अगला यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? इस संबंधित है बांग्लादेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच अभी हाल ही में ये भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया। आप यहाँ पर इसे तस्वीर में भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि दोनों देशों के मध्य यानी कि भारत और बांग्लादेश के मध्य 6 मई 2023 को सिलहट डिवीजन के भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया। ये ध्यान रखना आपको, 6 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है। दरअसल इसका उद्घाटन बांग्लादेश के प्रवासी कल्याण और प्रवासी रोजगार मंत्री इमरान अहमद और भारत के सहायक उच्चायुक्त नीरज कुमार जायसवाल ने संयुक्त रूप से किया है, इस मेले का या फिर इस हाट का उद्घाटन। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, पहले बॉर्डर हाट की बात करें, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन वर्ष 2011 में मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले के कलाइचर और बांग्लादेश के कुरीग्राम में किया गया था। एक पहला बॉर्डर हाट था, इसकी शुरुआत की गई थी 2011 में। हालांकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मौजूदा समय में भारत और बांग्लादेश के बीच 13 सीमा हाट या फिर बॉर्डर हाट संचालित हो रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना कि मौजूदा समय में 13 बॉर्डर हाट संचालित हो रहे हैं, लेकिन 3 की और शुरुआत होनी है। लेकिन फिलहाल के लिए ये ध्यान रखिए 13 संचालित है, लेकिन 3 की अब शुरुआत होने वाली है। जब इसकी शुरुआत होगी तो जानकारी आपको निश्चित तौर पर दी जाएगी। अगर आप रेगुलर वीडियो सीरीज के साथ बने रहेंगे तब, अगर आपका एक भी दिन यहाँ पर क्लास मिस होता है तो निश्चित तौर पर आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिस कर देंगे। तो अगर आप मुख्य रूप से बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो कंटिन्यूटी जरूर बनाए रखिएगा, निश्चित तौर पर तभी आपको फायदा होगी। अगर आप छोड़ के वीडियो को देखेंगे तो यहाँ से आपको फायदा नहीं होने वाली है। ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगता है? अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक का। अगर आपको लगे कि ये वीडियो सीरीज से आपकी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। फिलहाल अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि भारत के जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने कतर में आयोजित दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है। दरअसल आपको इस बात का ध्यान रखना है, कतर स्पोर्ट्स क्लब में पहले प्रयास में 88.67 मीटर के शानदार थ्रो के साथ दोहा डायमंड लीग 2023 इन्होंने अपने नाम कर लिया। इनका जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा, पहले ही थ्रो में इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया, जिसके बाद ये विजेता घोषित किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ थ्रो जो था ये 88.67 मीटर का था। ये यहाँ से इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई एग्जाम में पूछे गए थे ये प्रश्न। नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्होंने टोक्यो 2020 में एथलेटिक्स यानी कि जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था, जो कि ये स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलेटिक्स में यानी कि इस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओलंपिक की, ये चीजें भी आपको कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है। जबकि बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर इस बात का हमने जिक्र कर दिया है कि टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था।
जबकि बात करें हम यहाँ पर अगले पॉइंट की, नीरज चोपड़ा से संबंधित ये भी पॉइंट है कि नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके सम्मान में आपको ध्यान रखना है इनके नाम पर पुणे कैंट में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है। यानी कि पुणे में जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट था इसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। ये चीजें ध्यान रखें। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का अंतरिक्ष यान हाल ही में 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौटा है, जो कि पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। निश्चित तौर पर यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ये संबंधित है चीन से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में चीन की एक गुप्त स्पेसक्राफ्ट 276 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहने के बाद 8 मई 2023 को धरती पर वापस लौटा है, जिसके बाद ये पूरी दुनिया में खबरों का विषय बन गया। अब यहाँ पर इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि कहा जा रहा है कि यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के कई चक्कर लगा चुका है। हमने जो जानकारी इंटरनेट से उपलब्ध करी आप लोगों के लिए, वहां पर ये सारी चीजें बहुत सारी एकदम से कहते हैं पूरा का पूरा ब्यौरा वहां पर हमें मिला, लेकिन उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट था, जो अब तक जो जानकारी, जो सटीक जानकारी अब तक मीडिया को प्राप्त हुआ, उसी के आधार पर हमने यहाँ पर चीजों को शामिल किया है। आप सारे पॉइंट को देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। दरअसल यहाँ पर अगला पॉइंट है कि चीन द्वारा इस स्पेस क्राफ्ट को पुनः प्रयोग यानी कि रीयूजेबल में लाने वाले टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाया गया है, अर्थात इसे पुनः अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। एक बड़ी उपलब्धि है। अगर हम बात करें किसी भी स्पेस क्राफ्ट की जो एक बार जाता है दूसरी बार जाने लायक वो नहीं रहता है, तो इस स्पेस क्राफ्ट को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसे अंतरिक्ष में दोबारा से भी भेजा जा सकता है। और इस स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है इस स्पेस क्राफ्ट को अगस्त 2022 में ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। हालांकि इसके बारे में यह भी ध्यान रखिए, इसके बारे में सारी जानकारी अभी तक गोपनीय है। हालांकि चीन अपने सभी स्पेस रिसर्चों को दुनिया से छुपा कर ही करता है, तो इसलिए मीडिया के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल जो भी जानकारी है वो हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसे कब लॉन्च किया गया और ये किस प्रकार का मतलब स्पेस क्राफ्ट है, जो कि एक रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट है। और साथ ही साथ आपको ये भी मैंने बताया, ये 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर 8 मई 2023 को वापस आया है। तो फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए। हालांकि जो भी जानकारी हमें मिलेगी आपको जरूर इस सीरीज के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि बात हो रही है यहाँ पर चीन की, तो चीन से संबंधित तथ्यों की चर्चा करते हुए पिछले वीडियो में हमने आपको एक जानकारी दिया था कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कुल मिला के 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। लेकिन एक जानकारी यहाँ पर ये दे दूं, यहाँ पर एक चीज ऐसी थी जिसे हमने अपडेट नहीं किया था, लेकिन आपको हमने कई बार इसकी जानकारी दिया है। आपको याद होगा कि 5 अगस्त, ये डेट आप लोग ध्यान रखेंगे, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के प्रावधानों को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, तो लद्दाख वाला जो एरिया था वो चीन की तरफ था, यानी कि अक्साई चीन का जो प्रांत है उस तरफ था। तो इस आधार पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो हमने लिखा था वो अपडेट होकर लद्दाख होना था। हालांकि इसकी संख्या 5 ही रहेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर अब चीन के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। एक्चुअली में यहाँ पर होना चाहिए लद्दाख। पिछले वीडियो में हमें एक कमेंट मिला था जिसके बाद से हमें इसे यहाँ पर ऐड करना पड़ा, क्योंकि हमने हालांकि जानकारी आपको दिया था कि 5 अगस्त 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी या फिर नहीं थी। यहाँ पर हमें इसे अपडेट करना था, जिस वजह से ये गलती हुई थी। तो फिलहाल ये ध्यान रखेंगे, चीन की जो सीमा है ये भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जबकि बात करें वहीं पे 4 राज्य, इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। वो सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लद्दाख वाला एरिया है। जबकि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की स्थिति को आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो ये उत्तराखंड का इलाका है, सिक्किम की बात करें तो ये सिक्किम है, और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदलने के लिए एक कह सकते हैं घोषणा की थी, बाकायदा इसका नाम भी जारी कर दिया है। चूंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है, लेकिन कुछ इलाकों पर चीन अपना अधिकार समझता है। इसी इलाकों को लेकर के चीन ने अपना मतलब कर सकते हैं नामांकन की योजना के अंतर्गत ये 11 जगहों का नाम बदलने को लेकर लिस्ट भी जारी किया था। फिलहाल इन सब बातों को यहाँ पर हम रहने देते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न की हाल ही में 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र या फिर हेरिटेज केंद्र का शुभारंभ किया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसका शुभारंभ अभी हाल ही में चंडीगढ़ में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है।
दरअसल इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच पिछले वर्ष 2022 में हुए एक समझौते के तहत चंडीगढ़ में हाल ही में भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र या फिर हेरिटेज सेंटर स्थापित किया गया है। भले ही अभी हाल ही में स्थापित हुआ, इसका शुभारंभ किया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच इसकी स्थापना को लेकर के पिछले वर्ष 2022 में एक समझौता हुआ था। और आपको ध्यान रखना भी हाल ही में इस समझौते को पूरा करते हुए इसका निर्माण का जो उद्घाटन हुआ, यानी कि इस केंद्र का जो उद्घाटन हुआ हाल ही में 8 मई 2023 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि यह हेरिटेज सेंटर 17,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसमें भारत पाक युद्ध जो कि 1965 और 1971, कारगिल युद्ध जो कि 1999 में हुआ और साथ साथ बालाकोट एयर स्ट्राइक जो कि 2019 में हुआ, तो इन सभी की निर्णायक स्मृतियों को दीवार पर चित्रों तथा प्रतिमानों अर्थात पैटर्नों के माध्यम से दर्शाया गया है, यानी कि एकदम से इसे संजोया गया है यहाँ पर इसे हेरिटेज यानी विरासत केंद्र पर। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना। इसका शुभारंभ अभी हाल ही में 8 मई 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। आप यहाँ पर इस तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। अगला हमारा यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि हाल ही में 6 मई 2023 को भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। बताएं इस पोत का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, इसका नाम है INS मगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोरोना काल में INS मगर ने एक अहम भूमिका निभाई थी, बहुत ज्यादा काम इससे लिया गया था। अब यहाँ पर इससे संबंधित तथ्यों की बात करें तो हमारे यहाँ पर पहला पॉइंट है कि भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत INS मगर को हाल ही में 36 साल की उत्कृष्ट सेवा के बाद 6 मई 2023 को सेवा मुक्त कर दिया गया। एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कितनी साल की उत्कृष्ट सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है, तो 36 साल की सेवा के बाद। कब किया गया है? तो 6 मई 2023 को। अब यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं कि सेना में इसे कब शामिल किया गया था, इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। तो इस पोत को 18 जुलाई 1987 को गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था या फिर कमीशन किया गया था भारतीय नौसेना में 18 जुलाई 1987 को। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हालांकि इस पोत को 16 नवंबर 1984 को ही लॉन्च किया गया था, लेकिन इसे सेना में शामिल किया गया 18 जुलाई 1987 को, 3 साल बाद तकरीबन। हमारा अगला पॉइंट या फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला 12वां प्रश्न है कि मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा नबीसा उम्माल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि मलयालम में पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली पहली मुस्लिम महिला नबीसा उम्माल है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनका हाल ही में निधन 92 वर्ष की आयु में हुआ है। ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखना है, 92 वर्ष की आयु में इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नबीसा उम्माल की बात करें तो उनका जन्म 30 जून 1930 को केरल की राजधानी व जिला तिरुवनंतपुरम में हुआ था। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए, अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार मौजूदा समय में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट यूजर है, यानी कि कुल आबादी का कितना परसेंट एक्टिव इंटरनेट यूजर है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है। कमेंट बॉक्स में कंप्लीट जानकारी लिखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी जानकारी आप वहां पर लिखें विस्तार पूर्वक लिखें। हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स, साथ साथ जो टेस्ट सीरीज है, खास करके आपके 69वें बीपीएससी एग्जाम के लिए, वो सभी स्टडी मटेरियल नोट्स आदि को आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए जो हमने नोट्स लॉन्च किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तमाम जो सिलेबस आधारित नोट्स है वो आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर बीपीएससी वाले कोर्स में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सिलेबस आधारित नोट्स के अतिरिक्त बिहार जीके का भी इसमें सीरीज शामिल है। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज यहाँ पर आपको प्रदान किया जा रहा है, यानी कि दोबारा से आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस सीरीज में आपका बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का एकदम से संपूर्ण संग्रह मिल जाएगा आपके एग्जाम तक। तो ये तमाम स्टडी मटेरियल और नोट्स आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर इस 69वीं बीपीएससी वाले कोर्स में उपलब्ध कराया गया है। इस एग्जाम की प्रस्तावित तिथि की बात करें तो ये प्रस्तावित तिथि है 30 सितंबर 2023, यानी कि जो आयोग ने दिशा निर्देश दिया है इस एग्जाम के बारे में कि 30 सितंबर 2023 को ये एग्जाम होना है। तो इस एग्जाम को लेकर के जो हमारा कोर्स लॉन्च है बीपीएससी मेकर ऐप पर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तमाम स्टडी नोट्स इसके तहत उपलब्ध कराए गए। इसी में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। हालांकि इस कोर्स में एक ऑफर भी चल रहा है, तो ऑफर का लाभ लेने के लिए जब आप कोर्स को परचेज कर रहे होंगे तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद कोर्स में आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा।
हालांकि यहाँ पर हम इस ऑफर की बात करें तो यह ऑफर एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो जितना जल्दी हो सके आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। निश्चित तौर पर आप यहाँ पर हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो इस कोर्स में आपको दिया जा रहा है, इसके माध्यम से हजारों विद्यार्थियों के बीच अपनी तैयारी का आप सही तरीके से आकलन कर पाएंगे।